भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंट एसोसिएशन लियाफी की बैठक आज लियाफी के उत्तर मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष नवीन कुमार पांडे उच्च की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से जीएसटी को लेकर बीमा कंपनियों ने ग्राहकों के हित में 1 अक्टूबर से कुछ सुधार किए हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि हम जो नियम बना रहे हैं वह ग्राहकों के हित में है। वहीं दूसरी ओर अगर यह नियम इतने ही ग्राहकों के हित में होते तो भारतीय जीवन बीमा निगम की रीढ़ कहे जाने वाले अभिकर्ता उक्त नियमों से असंतुष्ट न होते। आज हम भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट एसोसिएशन लियाफी के उत्तर मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष नवीन कुमार पांडे, उत्तर मध्य क्षेत्र आईटी प्रमुख आईपी अवस्थी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी, मंडल महामंत्री अमरनाथ चतुर्वेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय वाजपेयी, संगठन मंत्री सानंद चतुर्वेदी से जानते हैं कि इन नियमों का और ग्राहकों पर लगने वाले जीएसटी का सीधा सीधा क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों का कहना ये है कि पहले तो मैं अपना आपका परिचय दे रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2924/2000 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 6914/2017। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवीशंकर शुक्ला जी हैं, जो सेंट्रल जोन भोपाल को बिलोंग करते हैं। जो 1 अक्टूबर से भारी भरकम परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों में पॉलिसी धारक, जो बीमे का उद्देश्य है कि हमें हर घर में बीमा देना है और जन जन तक पहुंचाना है, तो उसकी प्रीमियम बढ़ गई है। छोटा बीमा नहीं रह गया है, 2 लाख से नीचे का कोई बीमा नहीं रह गया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उस प्रीमियम को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे छोटे तबके के लोग छूट जाएंगे, बीमा का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसके साथ जो बदलाव आए हुए हैं, 1 साल के अंदर सरेंडर देने के लिए कि हम ये पेमेंट आपको देंगे, उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ेगा कि जो सरेंडर पॉलिसियां हमारी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचेंगी, वो अतिशीघ्र 1 साल 2 साल 3 साल में सरेंडर होने लगेंगी। साथ में हमारे अभिकर्ता लोगों के जो देय हित लाभ हैं, एंटी एजेंट्स, ये जो दिया गया है, आईआरडीए ने जो कॉर्पोरेशन को दिशा निर्देशित किया है, जो बदलाव दिए हैं, उससे अभिकर्ता विरोधी इसमें जो है उन लोगों ने दिया है। जब अभिकर्ता विरोधी दिया है तो संस्थान में जो है बीमा व्यवसाय घटेगा और ये कहीं ना कहीं घातक भी सिद्ध होगा कि हमारा बीमा व्यवसाय धीरे धीरे खत्म होगा। तो हमें ऐसे अट्रैक्टिव पॉलिसियां बनाना चाहिए जिससे कि हमारा बीमा व्यवसाय बढ़े और हमारे कमजोर तबके के लोग, उनको भी हम बीमा दे सके, उनके परिवार की सुरक्षा का ख्याल रख सके। साथ में और जो परिवर्तन दिए हैं, वो उससे हमारा पॉलिसी धारक अभिकर्ता वर्ग बहुत चिंतित है। उसके विरोध में हमारे पूरे देश में ज्ञापन चल रहे हैं। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें सुधार करो और सुधार करके हम लोगों को मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिले, जिससे हम लोग अपना बीमा व्यवसाय को सुचारू रूप से कर सकें। अच्छा, इसमें जैसे छोटे बीमा धारक की आपने बात की, तो छोटे बीमा धारक को इसमें क्या नुकसान हो सकता है? छोटे बीमा धारक को इसमें नुकसान है कि पहले 1 लाख 2 लाख की पॉलिसी 5 लाख 6 लाख प्रीमियम में हम कर लेते थे। अब वो प्रीमियम बढ़ गई है 8 से 10%, तो वो लेने में पहले कम का तो चला ही नहीं पाता, तो प्रीमियम बढ़ गई तो चलाए कैसे। साथ में जो मंथली मोड था वो भी उन्होंने हटा दिया है कि आपको क्वार्टरली मोड या 2 प्रीमियम देना पड़ेगा, इतने प्रीमियम से नीचे आप नहीं देंगे। ये बदलाव किए हैं। अच्छा, ये अब हम बात करते हैं अपने आईटी प्रमुख, संगठन के आईटी प्रमुख अवस्थी से। जानना चाहेंगे कि आपने ज़बरदस्त आंदोलन चला रखा है और इसकी चारों तरफ छाप फैली हुई है, जगह जगह इसका शोर सुनने में आ रहा है कि बहुत प्रयास किया है आपने, लोगों के हितों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर के कि जो 4.5% जीएसटी है, ये इस पर आपका विरोध बहुत मुखर तरीके से हो रहा है। तो ये जीएसटी से क्या नुकसान है, ग्राहकों को क्या नुकसान है, जीएसटी से ग्राहकों को क्या फ़ायदा मिल सकता है?
देखिए, फायदा और नुकसान वाली जो बात आपने बताई है कि जीएसटी से ग्राहकों का नुकसान ही होता है, फायदा नहीं हो सकता। जो भी ग्राहक है हमारा, वो विभिन्न तरीके से प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक निरंतर वह जो भी वस्तु खरीदता है या जिस वस्तु खरीदने की चेष्टा करता है उसमें जीएसटी शब्द आ जाता है। रही जीवन बीमा के प्रीमियम की बात, तो जीवन बीमा प्रीमियम न तो भोग विलासिता की वस्तु है और ना ही वो किसी अन्य श्रेणी में आ सकती है कि साहब नहीं, हमको बहुत ही नेसेसरी है, हमको इसको लेना ही लेना है, तो हम वो आवश्यक वस्तु समझते हुए हम जीएसटी पे करें। जैसा कि अब इसमें आता है कि साहब आप 4.5% जो जीएसटी लेते हैं और इसके बाद अगर टर्म इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आप उस पर भारी भरकम 18% जीएसटी लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात ही अगर हम कर देते हैं तो 18% जीएसटी बहुत ही नाजायज है, क्योंकि किसी भी तरीके की विभागों में, सरकारी विभाग हो या किसी अन्य विभाग हो, वहाँ पर पूरी तरीके से उनको मेडिक्लेम की सुविधा प्राप्त नहीं है। वह मेडिक्लेम सुविधा प्राप्त करने के लिए ये साधारण बीमा निगम की या जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, उनसे वो मेडिक्लेम की पॉलिसी देता है और जब उसको लगता है कि 10,000 रुपये मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, 18% 1,800 रुपये भारी भरकम जीएसटी दे रहा हूँ, तो मन में कहीं ना कहीं उसके जो है मन में ये बात आती है कि अनावश्यक और बहुत ही ज़्यादा भार मुझ पर दिया जा रहा है। अब जो हम लोग जीएसटी का विरोध कर रहे हैं या भारत सरकार से भी इस तरीके का आग्रह कर रहे हैं कि साहब अब हमारी आप जीएसटी को कम करिए, इसकी कड़ी में अगर हम जीवन बीमा प्रोडक्ट को मान लें तो हम 4.5% उससे प्रथम वर्षीय प्रीमियम पर जीएसटी लेते हैं, रिन्यूअल पर 2.25% जीएसटी लेते हैं। अगर दुर्भाग्यवश बीमा धारक किसी कारणवश अपनी 1 माह 2 माह 1 साल 2 साल की प्रीमियम नहीं लेता है तो इंटरेस्ट 9.5% या जो भी निगम निर्धारित करता है उस पर भारी भरकम जीएसटी 18% देना न्यायोचित नहीं है किसी भी तरीके से। हम लोग परस्पर इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि मार्केट में रहते हैं और अपने जीवन बीमा उत्पादों को जब देने के लिए हम ग्राहकों से संपर्क करते हैं, कोई भी सिंगल प्रीमियम हो या रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी हो, जब हम उसको बताते हैं कि साहब आप मंथली आप हमसे 1,000 रुपये दीजिए, साल में 12 महीने में आपने 12,000 रुपये दिए, 10 साल की आपकी पॉलिसी है, 10 साल में आपको ये देना पड़ेगा, इतनी जीएसटी जाएगा, तो वह व्यक्ति हमसे क्वेश्चन करता है कि अन्य संस्थानों में, चाहे वो बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, अगर हम सेम स्कीम कोई उदाहरण अगर मान लें और सेम स्कीम में ही अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप ना तो रिकरिंग डिपॉजिट पर किसी भी तरीके की कोई जीएसटी है, ना ही पोस्ट ऑफिस की किसी तरीके की योजनाओं में जीएसटी है। जीवन बीमा निगम पर जीएसटी लगाना एक न्यायोचित कार्य नहीं है, जबकि जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां इंश्योरेंस कवरेज के नाम पर दे देने से भारी भारी प्रीमियम तो आप वैसे ही बीमा धारक से ले लेते हैं और साथ ही जीएसटी दे देते हैं, वह भी केवल इस बात की कि आपको 1 टाइम अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो उसमें 1.25 गुना रिस्क कवर करना है। अगर कोई 1 लाख रुपए प्रीमियम 1 टाइम के लिए देता है निगम को तो उस पर वह 4.5% जीएसटी का भुगतान करता है, और उसी समय अगर वह 1 लाख की बैंक में एफडी या पोस्ट ऑफिस में अगर टर्म डिपॉजिट अपना लेता है 1 लाख रुपए का, तो उस पर किसी भी तरीके की जीएसटी नहीं देनी पड़ती है और जीवन बीमा निगम की अपेक्षा वहां पर उसको ज़्यादा रिटर्न की प्राप्ति होती है। ऐसी समस्याओं में हम मार्केट में उसको फेस नहीं कर पाते हैं। वह व्यक्ति लाख समझाने के बावजूद भी वहां चला जाता है। मन में हम लोगों को भी ये पीड़ा होती है कि वास्तव में ये ग्राहक हमसे सही कह रहा है कि वही चीज़ 1 लाख रुपए हम एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, वही 1 लाख रुपए हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, हम जीएसटी एलआईसी में देने के अपेक्षा पोस्ट ऑफिस में बेहतर रिटर्न भी प्राप्त करते हैं और वहाँ पर हमको जीएसटी भी नहीं देना पड़ता है, तो हमारा ग्राहक थोड़ा सा टूट जाता है। और मेरी भी अंतरात्मा गवारा नहीं करती है कि उसका 4.5% नुकसान देकर के महज 1.25 लाख इंश्योरेंस 1.25 गुना इंश्योरेंस के लिए हम बीमा राशि को समझावें और ज़बरदस्ती उसको जीएसटी बाध्य करने के बाद हम अपनी कंपनी में इसको लेकर के आवें। तो इस संबंध में निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवीशंकर शुक्ला जी के द्वारा लगभग 4-5 वर्षों से इस कार्यक्रम को पुरजोर
विरोध किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों के जरिए, चाहे वह केंद्रीय वित्त मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे हमारे राज्य सरकारों के वित्त मंत्री हों, निरंतर उनको इस बारे में ज्ञापन दिया जा रहा है जीवन बीमा निगम पर कृपया जीएसटी हटावें और इन पॉलिसियों को सरल और सुस्पष्ट बनावें, जिससे हमारे ग्राहकों का विश्वास जीवन बीमा निगम में और भी ज़्यादा दृढ़ हो, जिससे उनके कल्याण के साथ ही निगम के लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। बस यही हमारा कहना है। अच्छा, हमारे मंडल अध्यक्ष जी मयंक तिवारी जी, जैसा कि अभी IK अवस्थी जी ने बताया, इस तरह से तो ये ग्राहकों के साथ ज़बरदस्त अन्याय किया जा रहा है। जब बैंक नहीं ले रही है, पोस्ट ऑफिस नहीं ले रही है, एक व्यक्ति अपनी सेविंग के लिए पैसा जमा करता है और सेविंग को जमा करने के लिए एक विरोधाभास कि LIC जैसी इंश्योरेंस संस्था GST लेती है, जबकि बैंक और पोस्ट ऑफिस नहीं लेती है। सराहनीय है इनका प्रयास। आपसे प्रश्न, जैसा कि आप ये विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या आगे की रणनीति है, क्या प्रक्रिया है आपकी, कैसे आप इसको अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे और क्या क्या प्रक्रिया है आपकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। LIC पहले GST नहीं लेती थी, 2014 के पहले GST नहीं लगती थी। 14 लाख अभिकर्ताओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है इस समय। अभिकर्ता घर से बीमा के लिए निकलता है, पहले भी इतनी प्रीमियम थी, लेकिन एक संस्था ईमानदार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को जो निर्देशित किया है कि संस्था को बचाने के लिए, अभिकर्ता को बचाने के लिए हम अपनी समस्या का ज्ञापन के रूप में अपने सीनियर्स LIC के जो बड़े अधिकारी हैं, JM, RM, वहाँ के यूनियन के सारे बड़े नेताओं को ज्ञापन हम अपने मंडल की कार्यकारिणी और जोनल की कार्यकारिणी के साथ उन सब लोगों को ज्ञापन दिया है। फिर सांसद पक्ष के और विपक्ष के सभी लोगों को ज्ञापन दिया है कि जैसा कि आज हम लोगों ने माननीय सांसद देवेंद्र सिंह घोड़े को भी ज्ञापन दिया है कि 14 लाख अभिकर्ताओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। अभिकर्ता धीरे धीरे LIC से हट रहा है। इन्हीं सब रीजनों की वजह से इस समय अभिकर्ता का कमीशन जो कम किया गया है, ये अनुचित, बहुत अनुचित। संस्था इतनी अच्छी ऊंचाइयों पे जा रही है। संस्था ऊंचाइयों पे जाने में अभिकर्ता का बढ़ना चाहिए कमीशन, कुछ बोनस बढ़ना चाहिए, मिचोटियाँ बढ़नी चाहिए, उल्टा हो रहा है। तो IRDA और सरकार को एक नज़रिया दिखाने के लिए कि समझ जाओ, इन चीज़ों पे गौर करो, अभिकर्ता पे गौर करो। नहीं, संस्था विश्व की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो LIC है। भाई LIC में पारदर्शिता है, सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी कहाँ तक रहेगा? आदमी कहाँ तक सिक्योरिटी देखेगा? 50% आदमी सिक्योरिटी देखता है, 50% आदमी पेमेंट देखता है कि यहाँ से मिल क्या रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने मंडल के जो अभिकर्ता भाई हैं, इनके साथ में इनके कमीशन को बचाने के लिए, संस्था को बचाने के लिए ये ज्ञापन का सत्र हमारा चल रहा है इस समय। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी को भी GST के बारे में ज्ञापन दिया गया है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम अपने मंडल में, ब्रांचों में जगह जगह अभिकर्ताओं के हित की चर्चा करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, अभिकर्ताओं को कि अपनी समस्या को लेके जागरूक हों और सांसदों को
मंत्रियों को ज्ञापन के द्वारा भारत सरकार और IRDA से रिक्वेस्ट कि इस बात को समझो, अभिकर्ता बचाओ अभियान, LIC बचाओ अभियान चल रहा है। कि अभी आपने सांसद देवेंद्र गोले जी को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया इसके लिए? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये बात, आपकी बात जो है वित्त मंत्री माननीय उर्मिला सीतारमण जी के पास तक पहुंचाऊंगा, और ये नाजायज है। उन्होंने भी कहा कि ये नाजायज है, और सुरेश खन्ना जी ने भी ये चीज़ कही है। उन्होंने भी ये बात कही है कि ये बात आपकी GST में रखी जाएगी वहाँ, और इसमें कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। हमें बड़ा ताजुब ये लग रहा है कि 60 साल के बाद गवर्नमेंट व्यक्ति को रिटायर करती है, और LIC 60 साल के बाद पेंशन योजना देती है, और पेंशन योजना में GST लेती है गवर्नमेंट। निःशुल्क स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड बन रहा है, और LIC के मेडिक्लेम पॉलिसी में 18% की GST है। ताजुब है कि नहीं? बहुत गलत है। बहुत गलत है, थोड़ा बहुत गलत नहीं, बहुत गलत है। LIC की मेडिक्लेम पॉलिसी इसीलिए कम बिक रही है। 21 अक्टूबर का आपका एक कार्यक्रम है विरोध प्रदर्शन, इसमें क्या कार्यक्रम आपका है और किस प्रकार से आपका विरोध प्रदर्शन का आगे क्या प्रणाली बनेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री DJ शुक्ला जी का राष्ट्रव्यापी जो आह्वान है, वो सभी जितनी भी हमारी ब्रांचें हैं, चाहे वो मंडल की हों, जोन की हों, सभी ब्रांचों में हम लोगों ने संपर्क कर रहे हैं। सभी को इस विषय में जानकारी दी गई, क्योंकि 1 अक्टूबर से जो अभी परिवर्तन आए हैं, वो परिवर्तन अभिकर्ता हित में तो है ही नहीं, हमारे पॉलिसी होल्डर्स के हित में भी नहीं है। और इस संबंध में हमने अपनी बहुत सी मांगें माननीय सांसद महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सभी ब्रांचों में शाखा प्रबंधकों को हमने ज्ञापन दिया है। हमारी LIC की जितनी भी यूनियन है, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, ST ST बुद्धिस्ट, सभी को हमने एक सहयोग के तौर पे हमने अपना ज्ञापन उनको प्रेषित किया है। साथ ही हमने अपने मंडल प्रबंधक श्री खन्ना जी को भी ज्ञापन दिया है, और अपनी मांगें हमने रखी हैं कि आप ये हमारा जो ज्ञापन है, इससे आप अवगत होकर के और आगे LIC प्रबंधन को, IRDA को और भारत सरकार को प्रेषित करें। सभी ने बड़े अच्छे ढंग से हमें आश्वासन भी दिया है। रही बात 21 अक्टूबर की आंदोलन की, तो हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी, चूँकि LIC एक बहुत ईमानदार संस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1956 से अभी तक संस्था जिस पथ पे चली है, वो एक बड़ा सराहनीय कदम इस संस्था का है, और दुनिया में ऐसी दूसरी संस्था मुझे तो नहीं दिखाई देती है। मुझे 32 साल हो गए संस्था में, तो हम लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ब्रांचों में रहेंगे जरूर, लेकिन कल के दिन हमारा जो संगठन है उसने आह्वान किया है कि हम लोग कल कोई काम नहीं करेंगे, कल के दिन हम लोग रेस्ट करेंगे। एक सांकेतिक अपनी बात रखने के लिए LIC प्रबंधन के सामने, IRDA के सामने, कि हम हैं तो ये संस्था है। आपने बोर्ड लगा रखा है कि अभिकर्ता प्रथम, और सारी चीज़ें हम ही लोगों पे लादी जा रही हैं, चाहे वो कमीशन कम करने वाली बात हो, या सरेंडर में रिकवरी वाली बात हो, या बढ़ती जो प्रीमियम की दरें, छोटे हमारे जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स है वो अक्षम होंगे, उनको पॉलिसी देने में हम लोग, तो इस सारी मांगों को हम लोगों ने रखा है। और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कल सबसे आह्वान किया है कि अपनी ब्रांचों में रहें, लेकिन रेस्ट डे के रूप में बनाएं, और किसी काम में हम लोग व्यवधान उत्पन्न नहीं करने वाले, क्योंकि संस्था हमारी है और हम संस्था के हैं, इसलिए ये हमारा कहना है। अच्छा अवस्थी जी, एक प्रश्न आपसे और करेंगे हम, जैसा कि अभी अमरनाथ जी ने बताया, एक प्रश्न आपसे हम और करेंगे। जैसा कि अभी अमरनाथ जी ने बताया कि अभिकर्ता
बीमा कंपनी की रीढ़ है, होती है। सारे अधिकारियों का भी ये कहना है कि अभिकर्ता हमारी रीढ़ है, हम अभिकर्ताओं के हित के लिए सर्वप्रथम काम करते हैं। लेकिन जैसे कि अभी IRDA का कहना है, भारत सरकार का कहना है कि हमने ये जो परिवर्तन लाए हैं, जो चेंजेस किए हैं, वो अभिकर्ता और ग्राहकों के हित में किए हैं। जैसे कि ग्राहकों को पहले सरेंडर वैल्यू पूरी नहीं मिलती थी, पैसा उनको कम मिलता था, अब उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, अब चूंकि प्रोडक्ट को बनाना, उसको डिजाइन करना, उसकी मूलभूत लाभ और हानि की गणना करना हमारे केंद्रीय कार्यालय के एक्चुरियल डिपार्टमेंट का कार्य होता है। लेकिन जैसा कि 2014 के पहले जो पॉलिसियाँ चल रही थीं, आज जो चल रही थी 30 सितंबर के पहले या जो अब चलेगी 30 सितंबर के बाद, निगम का कहना है कि मैंने विभिन्न तरीके की योजनाओं को लाकर पॉलिसी धारकों के हित में कार्य किया है। तो मुझे यह समझ से परे है कि निगम ने किस तरीके से अच्छा कार्य किया है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप 3 वर्ष के बाद सरेंडर राशि देते थे और वह सरेंडर राशि जो भी पेड अप वैल्यू और बोनस को मिला करके 67 हुआ करती थी, और अब 1 अक्टूबर के बाद जो देंगे, आपकी कैलकुलेशन में ठीक उसी तरीके से अब 3 वर्ष की बजाय आपने उसको 1 वर्ष कर दिया। अब 1 वर्ष के बाद अगर आप सरेंडर राशि दे रहे हैं या उसको लोन दे रहे हैं, तो पिछली पॉलिसियों की तुलना में 1 अक्टूबर 2024 के पहले या 1 जनवरी 2014 के पहले की पॉलिसियों की अगर कैलकुलेशन करें और वर्तमान से उसकी तुलना करें, तो इन दोनों अवधियों में किए गए परिवर्तन के बाद 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो परिवर्तन होंगे, उसमें आपने बीमा धारकों को सरेंडर राशि की गणना करते हुए उसको सरेंडर राशि भी आपने कम दी है। पहले हम सरेंडर राशि का 90% लोन दे दिया करते थे, अब सरेंडर राशि का लगभग 65% हम लोन देंगे। अब पहले हमारे पास कुछ प्रोडक्ट थे जो 50,000 75,000 रुपये बीमा की राशि के हो जाते थे, इसमें लगभग 2,000 2,500 3,000 प्रीमियम आती थी, जो छोटे तबके के लोगों को हम दे सकते थे। अब आपने उन पॉलिसियों को मिनिमम बीमा की राशि 2 लाख कर दिया, जो हम 50 55 60 साल के लोगों के लिए कर देते थे, उनमें आपने कुछ प्रोडक्ट में मैक्सिमम एज एडिटी 50 ईयर्स कर दिया। तो मुझको नहीं लगता है कि ये जो बदलाव हुए वह बीमा धारकों के हित में है। ठीक इसी तरीके से आपने एजेंट्स के पारिश्रमिक पर कमी करी है, तो मैं किस तरह इसको मान लूँ कि जीवन बीमा निगम ने जो परिवर्तन किए वह परिवर्तन बीमा धारकों और अभिकर्ताओं के हित में है। मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ और मैं इस बात को केंद्रीय कार्यकारिणी, हमारे सेंट्रल ऑफिस या IRDA को विभिन्न चैनलों के माध्यम से, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल भी हो सकते हैं, हमारे वित्त मंत्री भी हो सकते हैं, हमारे सांसद भी हो सकते हैं, या हमारे सीनियर ब्रांच मैनेजर, हमारे SDM, हमारे ZM और हमारे अन्य बॉडीज भी हो सकती हैं, जिनको हम अपने विरोध रूप या अपनी सहमति उनको बतावें कि आपने जो परिवर्तन किए हैं वह किसी भी तरीके से बीमा धारक और अभिकर्ताओं के हित में नहीं है। वाजपेयी जी, आप? अवस्थी जी ने अपने अनुभव और विचारों के हिसाब से जो वक्तव्य पेश किए हैं, वो उनका अपना नज़रिया है जो काफ़ी हद तक सही है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरे पक्ष में देखा जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में जब इसका उदय हुआ था, तब से लेके 2024 30 सितंबर तक जो एक मानक पैमाना बनाया गया, इतने % कमीशन मिलेगा। तो बाकी जो स्टाफ के लोग हैं, सबके लिए महंगाई है उनका हर 3 साल में बढ़ता रहता है, और ये अभिकर्ताओं का कमीशन वही बना रहे तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो उसको भी कम कर दिया गया, बोनस भी कम कर दिया गया। ऐसी स्थितियों में ध्यान दिया जाए तो इसमें से 25% अभिकर्ता जो इस समय 14 से 15 लाख काम कर रहे हैं, वो दूसरा रास्ता सोचने लगे हैं
वो दूसरा रास्ता सोचने लगे हैं, अपने आय का दूसरा जरिया सोचने लगे हैं। इस तरह से छटनी होती चली जाएगी, जो LIC के लिए आने वाले 50 साल बाद इसका असर दिखेगा। तो हमें जो भी काम करना है अपने लाइफ टाइम तक का करना है। LIC की गारंटी 100% सत्य है। एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसमें आज भी बेदाग पॉलिसी और पॉलिसी धारक और पूरा स्टाफ बेदाग है। कहीं किसी ने आज तक रिश्वत नहीं ली है, ना कोई प्रथा है, बड़ा सम्मान मिलता है हमारे अभिकर्ताओं के पॉलिसी धारकों को। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अभिकर्ताओं के हित में हो, एक ऐसी पॉलिसी होना चाहिए मानक तौर में 1 लाख सम इंश्योर्ड हो। 145 करोड़ जितनी भी भारत की कुल जनसंख्या है, उसका करीब 20 से 25 करोड़ व्यक्ति बिना बीमा के वंचित रह जाएगा अगर 1 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी नहीं आती है। 1 लाख की पॉलिसी आ जाती है तो ऐसे बहुत सारे तबके के लोग हैं जिनका रोज खाना कमाना है, आधार कार्ड बन गया, नागरिकता के हिसाब से पॉलिसी लेना चाहते हैं, चाहे जहाँ किस जमा करे चाहे जहाँ से निकाले, वो भी अपने जीवन का सुखमय आनंद लेना चाहते हैं। लोगों के द्वारा सुन के अपने अनुभव के द्वारा वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनका गला घोट दिया गया। 2 लाख सम इंश्योर्ड जो न्यूनतम कर दिया गया है, जिसकी बेसिक प्रीमियम 3000 महीने के ऊपर आ रही है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष PS शुक्ला जी हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। हमारे पांडे जी हैं, श्री नवीन कुमार पांडे जी, जिनके अंदर जज्बात में, जोश में समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए आत्मसमर्पण करते हुए अपनी वो रोल अदा करना चाहते हैं जिससे लोग उनसे सीखें और खुद वही बन के अपने जीवन को चरितार्थ करें। IP अवस्थी जी हमारे संगठन के महामंत्री, संगठन के सेंटर नॉर्थ सेंटर जोन के IT प्रभारी। तो हर व्यक्ति की, यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं LIC लियाफी के, हर व्यक्ति के अंदर एक विभूति छिपी हुई है। सबकी यही इच्छा है कि जो 35% का मिशन था बोनस मिला के वो 40 होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग एक मानक पैमाने के ऊपर 500 से अधिक पॉलिसियाँ कर चुके हैं और स्थायी रूप से एक ही जीविकोपार्जन का साधन है, उनको भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को सोचना चाहिए। इनका मानक 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार औसत इनको प्रति माह मिलना चाहिए, जिससे उनका उत्साहवर्धन होगा और कार्य में अद्भुत प्रगति होगी। धन्यवाद। नवीन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे। आप जोनल प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के मुखिया हैं। अगर आप इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अगर आपको कोई संदेश देना हो भारतीय जीवन बीमा निगम को, तो आप क्या संदेश देंगे? सुशील जी, संदेश का मतलब नहीं समझे, किस बॉडी को संदेश देना? आपको भारतीय जीवन बीमा निगम को यदि आप कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या देंगे? नवीन जी, आप इस संस्था के आप जोनल प्रेसिडेंट हैं और एज एक संस्था के प्रमुख होने के नाते यदि आपको भारतीय जीवन बीमा निगम को संदेश देना हो तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर? देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम विरोध का चल रहा है, सिर्फ एक उद्देश्य कि हमारे संस्था बनी रहे। हमारे संस्था बनी रहेगी तो हमारा अभिकर्ता इस संस्था के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करता रहेगा और उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। संस्था सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। और संस्था के लिए हम लोगों ने एक विकल्प लिया हुआ है कि संस्था बचाना ही बचाना है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं।